सेम कार्यशाला आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी इनके विशेष अनुमति से, आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आदरणीय बीआरसीसी सर, आदरणीय संकुल प्राचार्य मैम, आदरणीय जन शिक्षक महोदय, इनके विशेष सहयोग से आज की कार्यशाला आपके लिए यहाँ आयोजित की गई है। एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने सभी आदरणीय के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जिस बीमारी को लेकर WHO की बड़ी वार्निंग आ चुकी है। WHO का कैंसर के बारे में क्या कहना है सर मैडम? WHO का कैंसर के बारे में कहना है कि यही कैंसर जो अपने भारत देश में इतने तेजी से फैलते जा रहा है, उतने ही तेजी से अपने भारत के हर घर में कैंसर इस बीमारी के प्रति जागरूकता का प्रमाण निर्माण नहीं हो रहा। अगर हमारा परिवार समय पर अगर कैंसर इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड, हमें याद रखना है जो कैंसर आज हमारे भारत देश में एक बीमारी है, यही आने वाले समय में एक महामारी का रूप भी धारण कर सकती है। इसलिए हमारे घर कैंसर का डॉक्टर ना हो चलेगा, लेकिन घर का हर एक इंसान इतना तो भी जागरूक होना चाहिए कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, इससे लड़ने के लिए सक्षम होना चाहिए। यही हमारे परिवार की जरूरत बन चुकी है। बताना चाहूंगा हर साल 30 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण अपने भारत देश में हो रही है और उसमें भी अपने मध्य प्रदेश का क्रमांक लगभग तीसरा आता है सर मैडम। इतने तेजी से कैंसर हमारे भारत देश में फैलते जा रहा है। लेकिन जब यही प्रेजेंटेशन में कहीं भी देने जाता हूँ, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज मीन बाय कैंसर? कैंसर क्या है? अगर मैं आपको मेडिकल भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, कैंसर इज नथिंग, कैंसर इज नथिंग बट इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल्स। इसका मतलब होता है किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर की कोशिकाओं में जब अनियंत्रित तरीके से वृद्धि हो जाती है, तब उस इंसान के बॉडी में कैंसर, यह भयंकर बीमारी पाई जाती है। अब मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर एक मेडिकल क्लिप दिखाऊंगा जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि हमारे बॉडी में एग्जैक्टली कैंसर के अंदर की कोशिका का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। 1 की 2, 2 की 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब एक मल्टीपल टाइम में उनका निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद वो एक दूसरे से विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद इस तरह से अपने पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के बॉडी में कैंसर हो चुका है तो उसके बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक ऐसे इंसान का शरीर है जिसको कैंसर हो चुका। ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर किसी को कैंसर हो चुका है तो उसकी पुरानी कोशिकाओं का मरना बंद पड़ जाता है और नई कोशिका इस तरह से एक ही जगह पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद यह जो निर्माण होती है यही होती है हमारे बॉडी में पाए जाने वाला कैंसर का ट्यूमर या कैंसर का गांठ भी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों हो जाता है एक इंसान को कैंसर। अब इसको जब मैं एक्सप्लेन करता हूं उससे पहले हम सब लोग मिलकर एक प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। यहां मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जिन को भी ऐसा लगता है कि भविष्य में चलकर मुझे भी कैंसर हो सकता है, वे कृपया अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है, इसलिए मैं मेरे दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूं। रीजन पाया जाता है, सबसे मेन रीजन पाया जाता है हाथ न ऊपर करने के पीछे का कि हमारे समाज के लोगों के दिमाग में कैंसर इस बीमारी के प्रति बैठा हुआ सालों साल से भयंकर डर पाया जाता है और जिस डर के कारण हम कभी कैंसर का नाम भी सुनना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते और इसके प्रति जागरूक होने की बात तो बहुत दूर रही। लेकिन कैंसर के कारण लाखों परिवारों को आपने भी शायद बर्बाद होते हुए देखा है। और जब भी किसी परिवार में अगर कैंसर एंट्री कर लेता है सर मैडम, हम सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पैसा। उस फैमिली में, उस परिवार में अगर पैसा ना हो तो मजबूरी में आकर वो परिवार क्या करता है, अपने घर को बेचना शुरू कर देता है। न होने के कारण उनको हमने रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, बस स्टॉप पर सोते हुए भी देखा है सर। इतनी भयंकर, इतना महंगा कैंसर का इलाज आज भी हमारे देश में पाया जाता है। लेकिन
आप अच्छे से जानते हैं किसी परिवार में अगर कैंसर ने एंट्री कर ली तो एक इंसान को कैंसर नहीं होता मैडम, पूरा का पूरा परिवार मानसिक कैंसर का शिकार बन जाता है। लेकिन सेम प्रेजेंटेशन मैं अगर मेडिकल विद्यार्थियों के सामने, मेडिकल टीचिंग स्टाफ के सामने देने जाता हूं तो वहां सबके हाथ मेरे साथ साथ खड़े हो जाते हैं। अब वहां सबके हाथ क्यों खड़े हो जाते होंगे? क्योंकि वे सभी मेडिकल स्ट्रीम से जुड़े होने के कारण कैंसर के एक बेसिक सत्य के प्रति कैंसर की एंट्री हो जाती है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है, धरती पर सब इंसान के बॉडी के अंदर जन्मजाति कैंसर का बीज आ चुका है, तो धरती पर सबकी मौत कैसे होनी चाहिए थी? यस मैम, कैंसर से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, इसको समझने के लिए हम इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक समझते हैं। आप सभी लोगों ने हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, सनलाइट चाहिए। यस, मतलब आप सभी लोगों ने जितनी भी बातें यहाँ बताई है, क्या हम उन सारी बातों को एक शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि उसको एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, अनुकूलित वातावरण चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जिस दिन भी इस बीज को प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद कि जो आपको स्क्रीन पर रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये हमारे बॉडी के अंदर की अरबों खरबों स्वस्थ कोशिकाएं हैं। लेकिन आप नजर आ रही होंगी, अब इस हरे कलर की कोशिका का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता होगा? यही है हमारे बॉडी में जन्मजात आ चुका कैंसर का बीज होता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इस बीज का ऐसा भयंकर परिवार को बर्बाद कर देने वाला कैंसर भी बन जाता है। लेकिन फिर से सबसे मेन सवाल कि इस बीज को ऐसा कैंसर बनने के लिए अगर हम सब लोग एक शब्द में बताते हैं तो इसे भी क्या चाहिए होगा? इसे भी वातावरण चाहिए, इसे भी प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए। और स्टेज 3-4 के आसपास है, उसके पार चला जाता है, नॉर्मल कैंसर नहीं रहता, वो एक इन्वेसिव कैंसर बन जाता है। अब इन्वेसिव कैंसर का मतलब होता है कि उसकी कुछ जड़ें, उसकी कुछ कोशिकाएं हमारे बॉडी के अलग अलग अवयवों में, अलग अलग अंगों में घुस जाती है। फिर उस इंसान की जिंदगी को बचाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। चाहे वो इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, खुद कैंसर का डॉक्टर क्यों ना हो, फिर उस इंसान की जिंदगी को बचाना बड़ा मुश्किल बन जाता है, जिसका कैंसर इन्वेसिव बन जाता है। लेकिन कैंसर कोई मौत का वारंट नहीं है, हमें डरना नहीं है, कैंसर के प्रति अवेयर होना है। कैंसर कोई मौत का वारंट नहीं है। किसी को कैंसर हो चुका मतलब उसकी मौत पक्की नहीं है। कैंसर इज 100% क्यूरेबल। कैंसर को हम 100% ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वन कंडीशन, हमारे बॉडी के अंदर के कैंसर का पता हमें सेकंड स्टेज से पहले कैंसर का पता लगाकर डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाता होगा। अब संख्या नजर आती है सर मैडम कितनी? मात्र 1.87%, पूरे 2% लोग भी हमें ऐसे नजर नहीं आते जो सेकंड स्टेज में अपने कैंसर का पता लगा लेते हैं। हमारे भारत देश में कैंसर के पेशेंट को अपने कैंसर का पता तब लगता है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका रहता है, एक सामान्य पौधे का रूपांतर पूर्ण विकसित बरगद के पेड़ में बन चुका रहता है। फिर उस इंसान ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भी क्यों खर्च करना दिए हो, उस इंसान की जिंदगी को बचाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन याद रखना है, जब भी बॉडी में कैंसर प्रथम स्टेज में रहता है, कुछ चेतावनी भरे लक्षण हमारे बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर उन लक्षणों को हमने समय रहते अगर पहचान लिया तो हम अपने बॉडी के अंदर के कैंसर को अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो लक्षण क्या है? तो वो लक्षण हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे कि आंत या नियमित मूत्राशय की नियमित क्रिया में परिवर्तन, बार बार कब्ज या पतले पतले दस्त हो जाना। बताना चाहूंगा सर मैडम, कैंसर के साथ एक शब्द का बड़ा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द होता है बेवजह, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है। समझो ना, हमें तेज खाना खाने की आदत है, ना हमें बाहर जाकर होटल का खाना खाने की आदत है, ना पार्टी तीज त्योहार या किसी शादी या पार्टी का खाना खाने की, ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन फिर भी किसी इंसान को उसके पेट में मरोड़े समान दर्द हो रहा है, पेट अचानक से कभी हल्का कभी तेज दर्द कर रहा है,
पेशाब का कलर बार बार बदलते जा रहा है। जो पेशाब वन टाइम में बॉडी के बाहर आ जाया करती थी, आज वही पेशाब रुक रुक कर बॉडी के बाहर आती है। पेशाब करते समय जलन महसूस होती है। ऐसी समस्या किसी के साथ भी अगर हमें दिखाई देती है तो दिल से कहना चाहूंगा कि उस इंसान ने एक बार डॉक्टर सर को अर्ली स्टेज में कम लक्षण, ऐसे लक्षण दिखते ही दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में कोलोरेक्टल कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं शरीर पर कहीं भी न सूखने वाला घाव सामान्यतः आज के डेट में मुंह में छाले आना इट इज कॉमन। एसिडिटी के कारण, नींद कंप्लीट न होने के कारण, हीट बढ़ने के कारण मुंह में छाले आ सकते हैं। लेकिन कोई नॉर्मल छाला है तो वो ही छाला विदाउट मेडिफिकेशन भी 4, 7, 8 दिनों में बैठ जाना चाहिए। लेकिन कोई छाला 20-25 दिनों से आ चुका है, जिस छाले से कभी खून कभी पस बाहर आ रहा है, जिसको टच करते बराबर सुई चुभे समान दर्द अगर हमको हो रहा है, ठंडा गर्म पानी मुंह को झंझनाहट महसूस करवा रहा है, तो एक बार उस छाले की बायोप्सी हमें जरूर करवानी है सर मैडम, क्योंकि ये बॉडी में, अपने शरीर में मुख्य कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। और अपने भारत देश में सबसे ज्यादा पुरुषों में मृत्यु दर वाला कैंसर पाया गया है, दैट इज अ माउथ कैंसर, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला। उसके बाद हम देखते हैं असामान्य रक्तस्राव। किसी के बॉडी के बाहर पहले जिन अवयव से खून बाहर नहीं आता था, आज के डेट में उन्हीं अवयव से बार बार खून का बाहर आना। जैसे कि किसी को पाइल्स फिशर की बीमारी नहीं है, लैट्रिन करते समय खून का बाहर आना। किसी महिला के पीरियड्स के दिन नहीं है, लेकिन बीच में ही ब्लीडिंग हो जाना। पीरियड्स के दिन बार बार बदलते रहना, 3-3, 4-4 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आना। ऐसी समस्या हमें किसी भी महिला के साथ दिखाई देती है मैडम। याद रखना, उस महिला की बॉडी में यूट्रस मतलब गर्भाशय कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है, योनि कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। लैट्रिन करते समय आपके बॉडी के बाहर, किसी भी इंसान के बॉडी के बाहर अगर खून आ रहा है तो उस इंसान में एनएस कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं शरीर में कहीं भी गांठ। अब हमारे बॉडी में जरूर कहीं ना कहीं गांठ होगी, लेकिन हर गांठ कैंसर की होती है ऐसा बिल्कुल नहीं। जो गांठ अचानक से आई हो, जो पत्थर के समान कड़क बन चुकी हो, जिसको टच करते बराबर सुई चुभे समान दर्द अगर हमको हो रहा हो, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो, जिसके आजू बाजू का कलर बदल रहा हो, ऐसी गांठ हमारे बॉडी में अचानक से आई है, तो वो गांठ भी किसी ना किसी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए समय रहते उस गांठ को हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कब्जियत, भूख में कमी या पेट फूल जाना। ऐसा इंसान आपने जरूर देखा होगा जो पहले 3, 4, 5 रोटी खाकर भी बड़े आराम से पचा लिया करता था। आज के डेट में उसी इंसान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उसको 1-2 रोटी खाने पर भी उसका पेट फुला फुला सा लगता है। कुछ खाने न खाने पर उसको गैसेस हो जाती है, एसिडिटी चढ़ जाती है, दिन भर उसके सीने में जलन महसूस होती है। ऐसी समस्या हमें किसी के साथ भी दिखाई दे रही है तो एक बार उसको सलाह देना है कि अपना लीवर फंक्शनल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में लीवर कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं त्वचा पर कहीं भी तिल या फुंसी में परिवर्तन। माफ कीजिएगा सर मैडम, हम में से ही कुछ लोग हमें ऐसे नजर आते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी के भी तल हाथ पर तिल आता है तो हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय भविष्यकार के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और भविष्यकार क्या कहता है? बड़े भाग्यवान हो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात अमीर बन जाओगे। लेकिन वही तिल अगर, छोटा सा तिल अगर कैंसर का सिस्ट या कैंसर की गांठ निकली ना, जितनी दौलत परिवार ने 10 सालों में ना मिलकर कमाई होगी ना, उससे कहीं ज्यादा दौलत उस कैंसर के पीछे हमें खर्च करनी पड़ सकती है। रातों रात हमारा परिवार करोड़पति परिवार से रोड़पति परिवार भी बन सकता है। के दर्द हमें कभी नजरअंदाज नहीं करने सर मैडम। सबसे पहला हमारे गर्दन से निकलकर कंधों की तरफ फैलने वाला दर्द, दूसरा दर्द हमारे कमर के आजू बाजू बार बार उठने वाला, तीसरा दर्द घुटनों के नीचे खींचे समान लगने वाला दर्द। ऐसा दर्द अगर हमें बार बार महसूस हो रहा है, जिसको दवा लेने पर, मेडिसिन लेने पर भी आराम महसूस नहीं हो रहा है, या फिर कुछ दिनों के लिए आराम तो मिलता है लेकिन कुछ समय के बाद वही दर्द फिर से जाग उठता है, ऐसा दर्द अगर हमारे बॉडी में बार बार हो रहा है तो एक बार हमें अपने हड्डियों की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये बोन कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। एक जेनेटिक बीमारी है, इसलिए किसी इंसान को जिंदगी में कभी मिर्गी ना आई थी, अब उस इंसान को बार बार मिर्गी का आना
सिर फटे समान सिर दर्द उसका होना, उसके बाद जो पहले बड़े आराम से 7, 8, 9 घंटे की नींद लिया करता था, आज के डेट में उसको 1-2 घंटे की नींद भी बड़ी मुश्किल से आना, कुछ न खाने पर उसका दिन भर जी मचलते रहना, काम नहीं किया लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे चक्कर आ जाना, चलते चलते आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ऐसी बीमारी के लक्षण आपको अगर किसी में भी दिखाई दे रहे हो तो ऑलवेज याद रखना है सर मैडम, एक बार डॉक्टर सर के सलाह के साथ उस इंसान ने अपना ब्रेन का सीटी स्कैन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। नॉर्मल बीमारी के लक्षण नहीं है, जो मैंने नीचे की लाइन आपको समझाकर बताया है, ये अपने बॉडी में ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। के बॉडी में कोई भी अवयव का कैंसर हो सकता है, और जिस अवयव में कैंसर की गांठ बन जाए उस अवयव को लेकर उस कैंसर को नाम दिया जाता है। जैसे कि ब्रेन में अगर गांठ बनती है ब्रेन ट्यूमर, वही गांठ अगर फेफड़ों में बनती है लंग्स कैंसर, वही गांठ पैंक्रिया में बनती है पैंक्रिया कैंसर, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, उस अवयव को लेकर उस कैंसर का नाम दिया जाता है। और अगर भारत का चित्र देखते सर मैडम, भारत देश में सबसे ज्यादा महिलाओं में मृत्यु दर वाले कोई कैंसर पाए गए हैं तो 2 कैंसर हमें नजर आते हैं। सबसे पहला ब्रेस्ट कैंसर, जो कैंसरों का बाप भी आज के डेट में कहलाता है, और सेकंड इज गर्भाशय यूट्रस का कैंसर। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि बात करते हैं बच्चों में सबसे तेजी से फैलने वाला कैंसर पाया गया है, दैट इज ल्यूकेमिया, इट मींस ब्लड कैंसर, जिसके कारण हर साल बहुत से बच्चे अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। और अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी परिवार में किसी को भी कैंसर हो जाता है और वो परिवार अगर डॉक्टर के पास चला जाता है तो डॉक्टर के पास सबसे पहला शस्त्र कौन सा होता है? सबसे पहला शस्त्र होता है सर्जरी, ऑपरेशन। मतलब बॉडी के अंदर का जो खुद का डॉक्टर खुद बन जाते हैं, और उस वक्त के दौरान उसकी कुछ कोशिका बॉडी के खून में एंटर कर देती है, और खून के माध्यम से हमारे बॉडी में 24 घंटा खुल्लम खुल्ला तरीके से घूमना शुरू हो जाती है। और जिस दिन जिस अवयव में उन कोशिकाओं को पोषक वातावरण मिल जाता है तो उस अवयव का दूसरा कैंसर भी उसके बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। 3-4 अवयव पर अगर कैंसर की गांठ आ चुकी है, क्या उसके 3-4 अवयव उखाड़कर एक साथ बॉडी के बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर हमने ऐसे करने की कोशिश की, ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर विल सजेस्ट टू द पेशेंट कीमो और रेडिएशन थेरेपी। और आज के डेट में कीमो और रेडिएशन ने बहुत से लोगों की जिंदगी को बचाया है, लेकिन वो लोग कौन थे जिनकी जिंदगी को बचाने में कीमो और रेडिएशन सक्षम पाया गया? वो लोग वही थे जिनके कैंसर का पता फर्स्ट या सेकंड स्टेज में लग चुका था। लेकिन हमारे भारत देश में कैंसर के पेशेंट को अपना कैंसर का पता लगने में देरी नहीं होती, बहुत देरी हो जाती है। मजबूरी में आकर डॉक्टर को इस कीमो के साइकिल को बढ़ाना पड़ता है, कभी 15 साइकिल, कभी 20, 25, 30, कभी 35 साइकिल तक कीमो के बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप में से कोई जानता है कीमो को क्या है? अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, कीमो एक खतरनाक एसिड होता है सर। उसकी अगर एक बूंद भी अगर हम कागज के ऊपर डालते हैं, कागज को छेद हो जाता है, कागज जलना शुरू हो जाता है, इतना खतरनाक कीमो होता है। सोच कर देखिएगा, जिस कीमो के कारण कागज को छेद हो रहा है, जिस कीमो के कारण कागज जलना शुरू हो चुका है, वही कीमो के डोज अगर किसी के बॉडी में 3-4 बार छोड़े जाए तो उसके अवयव की कितनी बुरी हालत होती होगी। एक बार सोनाली बेंद्रे जी एनसीआई नागपुर में आए थे, वहां उन्होंने अपने कैंसर का एक्सपीरियंस साझा किया। वहां उन्होंने बताया कि जितना खतरनाक कैंसर नहीं होता ना सर मैडम, उससे कई ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज होता है। जितनी वेदना कैंसर से नहीं होती, उससे कई ज्यादा वेदना कैंसर के इलाज से होती है। और इस कीमो के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कीमो के दुष्प्रभाव के कारण उस पेशेंट में इतनी भयंकर हिट बढ़ जाती है कि उसको जीते जी ऐसे लगने लगता है कि मुझे किसी आग के भट्टी में झोंका गया है। उसके बॉडी में इतनी भयंकर हिट बढ़ जाती है कि उसके गले में बहुत छाले आ जाते हैं, जिसके कारण उसको चम्मच भर पानी भी निगलने में कठिनाई होती जा रही है। क्या उसी कैंसर से लड़ने के लिए घर का हर एक इंसान सक्षम हो पा रहा है?
दूसरा सवाल खुद से कीजिएगा, हमारी अज्ञानतावश अगर हमारे परिवार में अगर कैंसर एंट्री कर लेता है तो क्या उसको इलाज के लिए हम फॉरेन लेकर जा पाएंगे? ईयरली अर्ली डिटेक्शन। अब ईयरली अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या होता है सर मैडम? उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि आप सभी लोग टीचर लोग हर सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं स्कूल में आने के लिए, लेकिन नहा धोकर तैयार होने के बाद आप बाहर निकलने से पहले अपना चेहरा आईने में हर दिन देख लेते हैं। हर दिन आईने में अपना चेहरा देखने के पीछे की बात क्या हो सकती है सर मैडम? वही कान है, वही बाल है, वही सब कुछ वही है, लेकिन हर दिन हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में कदम रखने से पहले हम पूरी तरह प्रेजेंटेबल है कि नहीं है इसकी हम खुद से तसल्ली करना चाहते हैं। जिस वक्त हमें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद ही हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन अगर एक आम इंसान की जिंदगी को भी अगर हम देखते ना सर मैडम, तो वो आम इंसान पूरी जिंदगी में अपना बाहरी चेहरा आईने में कम से कम, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हमें नजर आते हैं कि जिन लोगों में अचानक से पीठ में दर्द है, अचानक से पेट में दर्द है, अचानक से कमर में दर्द है, अचानक से घुटनों में दर्द है, जिनको रातों को नींद नहीं है, जिनको भूख नहीं, ऐसे बहुत से लोग हमें नजर आएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी इस समस्या की तरफ गंभीरतापूर्वक देखते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। वो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि एक्चुअल में मेरे बॉडी में गड़बड़ी कहाँ निर्माण हो चुकी है, मेरा हार्ट कैसा है, मेरा पैंक्रिया कैसा है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते, मतलब अपने अंदर का आईना देखने की कोशिश नहीं करते। सर मैडम, अगर हमको हमारी जिंदगी को अगर कैंसर से प्रिवेंट करना है तो ऑलवेज याद रखना है, साल में एक बार तो भी अनिवार्य समझ के खुद होके अपने अंदर का आईना देखना बहुत जरूरी बन चुका है। अंदर का आईना देखना मतलब संपूर्ण शरीर की जांच करवाना, जिसको हम होल बॉडी चेकअप भी कहते हैं, खुद होके साल में एक बार करना बहुत जरूरी बन चुका है। क्योंकि आज के डेट में कैंसर फैलने के पीछे के रीजन क्या है वो भी हम आगे जरूर बताएंगे। दूसरा रास्ता बताया गया है वो है टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। पहले ही बताया, जन्मजात हमारे बॉडी में कैंसर का बीज आ चुका है, देरी किस बात की रहती है कि उस बीज को इन्वायरमेंट मिलने की, और उसको वातावरण कहां से मिलता है? जितनी भी चीजें बाहर से हमारे बॉडी में एंट्री करती है। अब बाहर से हमारे बॉडी में क्या क्या जाता है? यस मैम, खाना जाता है, पानी जाता है, हवा जाती है, और अच्छा बुरा विचारों का प्रभाव भी हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन निर्माण करता है सर मैडम, याद रखना। और यूनिसेफ की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, आज के डेट में ना तो खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, और कुछ लोगों के तो विचार भी शुद्ध नहीं। हमेशा तान तनाव भरे विचारों में जकड़े हुए नजर आते हैं, किसी ना किसी के ऊपर चिढ़ते हुए नजर आते हैं, गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, अशुद्ध खाने से, अशुद्ध पीने से, तान तनाव भरे विचारों के कारण हमारे बॉडी में एक टॉक्सिक निर्माण होता है, जो टॉक्सिक हमारे सीधे इम्यून पावर पर अटैक करता है। एक गंदगी निर्माण होती है जो हमारे इम्यून पावर को दिन प्रतिदिन लो बनाने का काम करती है। एक एग्जाम्पल, आप क्या कीजिएगा, अपने घर को लॉक लगाइएगा और अपने परिवार के साथ 10-15 दिन के लिए मस्त पिकनिक मनाने के लिए कहीं भी जाइए। आज या भोजन से है ना, आज के डेट में हमारे ट्रेडिशन बदल गया है, कल्चर बदल गया है। आज उन्हीं मेहमानों का स्वागत हम कैसे करते हैं? चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक से स्वागत करते हैं। याद रखिएगा, हमारे घर आने वाले मेहमानों को हम जो ठंडा सर्व करते हैं, उनको ठंडा सर्व करने के पीछे हमारा प्यार है, लेकिन उस ठंडे में प्यार नहीं है। जिस मेहमानों को हम सर्व कर रहे हो ना, तो वही ठंडा उस मेहमानों को लाइफ टाइम के लिए ठंडा भी कर सकता है। इतना पावर, इतना प्रिजर्वेटिव इसमें होता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलीथीन, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं गवर्नमेंट ने कब की पॉलीथीन बंदी कर दी है, लेकिन फिर भी हम पॉलीथीन का यूज सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। और इसी पॉलीथीन के कारण हमारे बॉडी में पैंक्रियाटिक कैंसर पैदा होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स। अभी तक मैंने आपको बताया कार्सिनोजेंस हमारे बॉडी में कहां से एंट्री करता है, देखते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में एंट्री करता है अल्ट्रावायलेट रेज।
हमें अगर बार बार धूप में जाने की आदत नहीं है तो 44 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर हो गया है तो हम अगर बार बार जा रहे हैं तो हम स्किन कैंसर का शिकार भी बन सकते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन कोई भी हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, जिसके कारण बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहले ही अपने आप में बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, लेकिन पूरा का पूरा पंचकर्म करने की जरूरत नहीं। पंचकर्म के 3 कर्म अगर हमने कर लिए तो हम बॉडी के अंदर निर्माण हो चुकी गंदगी को बॉडी के बाहर 100% कर सकते हैं। सबसे पहला कर्म आता है वो है स्नेहन। स्नेहन का मतलब होता है साइंटिफिक मसाज। उसके बाद स्वेदन साइंटिफिक स्टीम बाथ और बस्ती साइंटिफिक एनिमा। अब बताना चाहूंगा सर, स्नेहन के माध्यम से बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर आप स्नेहन अगर बार बार करवाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर की नसों में खून का फ्लो बढ़ जाता है। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी नदी के किनारे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हो और अचानक से उस नदी में बाढ़ आ जाए, क्या होगा? एग्जैक्टली। अब हमारे बॉडी में जो महीनों से नसों में जो गंदगी कोलेस्ट्रॉल निर्माण हो चुका है, बार बार स्नेहन अगर आप करवाते हैं तो खून का फ्लो बढ़ने के कारण यही गंदगी आगे चलकर अपने किडनी में चली जाती है और किडनी में फिल्टर होकर यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर की जाती है और हमारी नसें साफ सुथरी भी बन जाती है, जिसके वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, जिसमें डिप्रेशन में जाने की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज के डेट में जो कॉमन बीमारियां हो चुकी है, जिसमें हम देखते हैं बीपी, उसके बाद पैरालिसिस, उसके बाद हार्ट अटैक, सभी बीमारियों का कारण पाया जाता है कि हमारे नसों में जो कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लॉकेज है वो पाया जाता है। अगर बार बार स्नान करवाते हैं, नसें साफ होने के कारण काफी हद तक इन बीमारियों को भी हम अपने शरीर से, बॉडी से दूर रख सकते हैं। अगर आपके घर, एक बात बताना चाहूं, किसी की उम्र अगर 40, 45, 50 साल के ऊपर हो चुकी है तो उनके लिए साल में एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको स्नेहन करवाना बहुत जरूरी बन चुका है। और हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि आज भी पंचकर्म करवाने के लिए बहुत से लोग फॉरेन से हमारे केरल में आते हैं। ये एक नेचुरोपैथी थेरेपी होती है सर। उसके बाद हम देखते हैं स्वेदन में क्या किया जाता है? स्वेदन में किया जाता है स्टीम बाथ। किसी इंसान को इस तरह एक कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसके गर्दन को छोड़कर, और उसके बॉडी, उस कटघरे के टेम्परेचर को लगभग 107 फ़ारेनहाइट डिग्री तक के बढ़ाया जाता है और 107 फ़ारेनहाइट डिग्री तक बढ़ाने के बाद उसके बॉडी के बाहर उस कटघरे में लगभग 7-8 प्रकार की जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को छोड़ा जाता है और उसके बाद 20-25 मिनट तक उसको वही खड़ा किया जाता है। और उसके बाद जो उसके बॉडी के बाहर पसीना आना शुरू हो जाता है, नॉर्मल पसीना नहीं रहता, जो गंदगी हमारे बॉडी में मतलब कई महीने से जमकर पड़ी थी, वही गंदगी पसीने के माध्यम से बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाती है इस तरह से। और आपके नीमच में तो ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वेदन ये पुरानी तरीके से किया करते थे, लेकिन नीमच में इसके एडवांस आ चुकी है कि जिसको एक इंसान को एक रूम में बंद कर पूरे रूम का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, उसमें सेंसर लगे हुए थे। अब इस क्रिया में क्या करते हैं, अपन गर्दन के नीचे का टॉक्सिक को बाहर कर सकते हैं, लेकिन वो अगर यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन में भी जो टॉक्सिन निर्माण हो चुका है, चेहरे में जो टॉक्सिन निर्माण हो चुका है, उस टॉक्सिन को भी हम बॉडी के बाहर कर सकते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी आपके एक नीमच में अवेलेबल मिल रही है। यस, छोटे साल को वहीं रहना पड़ता है, टोटल खाना पीना, उठना बैठना सब उन्हीं के तरीके से ही होता है। आपको केवल वहां जाके और भर्ती होना पड़ता है 7 दिन के लिए। अपने छोटी सादड़ी रोड पर इसका बना है। मेरी बिटिया भी वहाँ 7 दिन सेवा देकर आई और अभी तो खैर वो एवी में दिल्ली चली गई है, लेकिन उसने ये पूरा कोर्स कर रखा है। उसके अलावा आपके जो ये मड थेरेपी वगैरह, ये भी सारी चीजें उसके अंतर्गत हैं। और भी जानकारी बातें मैं आपको जरूर बता कर जाऊंगा। उसके लिए सेकंड देखते हैं बस्ती को साइंटिफिक एनिमा कहा जाता है सर। अब इस बस्ती में क्या करते हैं कि किसी अर्किड तेल को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है और उस तेल में लगभग 7 से 8 वनस्पतियों को छोड़ा जाता है और उस तेल को ठंडा कर अपने अनस के माध्यम से पेट में रिवर्स किया जाता है।
और पेट में जो गंदगी कई महीने से जमकर पड़ी थी, वही तेल कुछ घंटे के बाद अपना कार्य करना शुरू कर देता है और जो गंदगी कई महीने से पड़ी थी उस गंदगी को ढीला कर देती है। ढीला करने के बाद अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करती है और कुछ घंटे के बाद जब हम लेट्रिन के लिए जाते हैं, पूरी की पूरी गंदगी अपने लेट्रिन के माध्यम से, गुदाद्वार के माध्यम से बॉडी के बाहर की जाती है। इस साथ साथ बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन निर्माण हो चुका है उसको बॉडी के बाहर करने के लिए पंचकर्म करवाना, ये चीजें आप अगर अनिवार्य समझ के इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने परिवार को 100% लाइफ टाइम के लिए कैंसर मुक्त परिवार के रूप में भी जरूर देख सकते हैं। अब उसके बाद बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में एक न्यूज चैनल है एबीपी के पीछे मात्र एक ऑन्कोलॉजिस्ट हमें नजर आ रहा है। इतना पुअर हेल्थ सिस्टम हमें नजर आता है, जिसके कारण अगर सोच कर देखिएगा, कैंसर अगर हमारे परिवार में भगवान ना करे अगर एंट्री कर लेता है तो हम उस डॉक्टर के पीछे 2000 पेशेंट होते हैं। कितनी पुअर, कितनी खराब हालत हमें नजर आती है। उसके बाद कैंसर अगर आपको लगने में एक बीमारी लगती होगी तो हम सब लोग गलत करते हैं। कैंसर एक बीमारी नहीं होती, सैकड़ों बीमारी से मिलकर बनी हुई एक खतरनाक बीमारी पाई जाती है। अभी तक का मेरा मेडिकल साइंटिफिक प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सीरियसता से सुन लिया है। अभी मेरा खाली 15 मिनट का प्रेजेंटेशन बाकी है, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को लाइफ टाइम के लिए कैंसर मुक्त परिवार कैसे देख सकते हैं। को ब्लड कैंसर से बचाने के लिए, कैंसर से सुरक्षित करने के लिए, कैंसर से जागरूक करने के लिए हमने स्टॉप कैंसर मिशन ने एक संकल्प हाथ में लिया है, जिसका नाम है कैंसर मुक्त भारत अभियान। अब इस अभियान के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जैसे काउंसलर हर एक जगह जाकर, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में, हर एक गांव में जाकर, ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक वहां के लोगों को हम कैंसर के प्रति अवेयर करने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वहां के लोगों को हम जाकर समझाने की कोशिश करते हैं सर मैडम कि जो 2025 में आने वाली संभावित महामारी है, उस महामारी से खुद के परिवार की रक्षा हमें कैसी करनी है। ये हमारा स्टॉप कैंसर मिशन का कैंसर मुक्त भारत अभियान एक संकल्प है। लेकिन यहाँ बैठे हर एक इंसान ने 100% एक संकल्प लेना चाहिए। आपका भी एक संकल्प होना चाहिए सर मैडम, आपका संकल्प होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा परिवार तो भी लाइफ टाइम के लिए कैंसर मुक्त परिवार बना रहे। मेरे परिवार में कभी कैंसर की एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ये अगर संकल्प हर एक इंसान ने ले लिया तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम प्यारे भारत देश को कैंसर मुक्त भारत देश के रूप में भी देख सकेंगे। बस जाते जाते 2 सवाल करना चाहूंगा सर मैडम, बस उन 2 सवालों के जवाब मुझे हाँ या ना में दीजिएगा। मेरा सबसे पहला सवाल, अभी तक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने जितनी भी बातें आपको समझा कर बताई है, क्या ये बातें आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद थी या नहीं थी? अगर आपको दिल के साथ, दिल की पूरी गहराई के साथ, ईमानदारी के साथ ऐसा लगता है कि ये बातें आपके परिवार के लिए अगर फायदेमंद थी, तो क्या यही बातें देश के हर एक इंसान, हर एक परिवार तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? धन्यवाद सर मैडम, इसी जवाब की अपेक्षा मैं आप सभी से कर रहा था।